सभी सखियों, सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंजरी जी, आपको भी हमारा नमस्कार। ममता जी, आपको और सुनने वाले सभी साथियों और सखा बहनों को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। और बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है आपसे और बड़ी हसीन मुलाकात थी। सुबह से हम लोग खूब हंसी मजाक कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। और ये हंसी मजाक और मस्ती जो है खुराक होती है जीने के लिए, बिल्कुल जीने के लिए। और ईमानदारी से कोई ये बात कह दे तो वो भी बड़ी अच्छी बात होती है ना। बहुत मुश्किल है आज की भागदौड़ की जिंदगी में, और जो लोग अपने समीकरण में लगे रहते हैं, ऐसे में अगर कोई व्यक्ति ईमानदार मिल जाए, ईमानदारी से प्यार करने वाला, ईमानदारी से अपनी बात कहने वाला, तो समझ लीजिए कि आपकी खुशनसीबी है। और यही बात हम चाहते हैं कि हमारे श्रोता बताएं कि शब्द हमारे, विचार आपके, ईमानदारी। आप कौन सी ऐसी जगह है, कौन सा ऐसा समय है जब आपको अपनी ईमानदारी से आपके कदम डगमगाते हैं? अब अपने बारे में कोई ईमानदारी से बता दे तो बड़ी बात है, लेकिन कोई किस्सा भी बता सकते हैं, किसी का भी आप शेयर कर सकते हैं। अपने बारे में अगर नहीं तो कम से कम अपने इर्द गिर्द अपने मित्रों के बारे में, दूसरों के बारे में तो बता सकते हैं। वैसे अपनी बात ईमानदारी से कह दे तो ज्यादा अच्छी बात है। बहरहाल हमें इंतजार रहेगा। और आज बताएंगे हम लोग, व्यंजन का दिन है, तो बेसन से क्या क्या बन सकता है और क्या क्या आपको पसंद है बेसन की चीजें, तो उसके बारे में बताइए। एक तो चीला बन सकता है, पकौड़े बनते हैं। बारिश हो पकौड़े ना हो तो जैसे कि जहाँ चाय का समय होगा वहाँ 4 यार होंगे, और 4 यार होंगे तो अब पकौड़े तो बनेंगे। याद दिला दिया है तो पकौड़े के लिए मौसम की क्या जरूरत है, किसी भी समय खाया जा सकता है। पकौड़े तो बेमौसम भी बन सकते हैं। हमारे श्रोता बताएं इस बारे में। और अंतर्राष्ट्रीय महिला और बालिका विज्ञान दिवस है। इस संदर्भ में श्रोता अपने विचार लिख सकते हैं। सखियां भी और सखाओं से आमंत्रित है विचार, और इस बारे में उनकी क्या जानकारी है, उनकी जो सजगता है, इसके बारे में लिखें हमें। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/VBS Mumbai टाइप करेंगे तो विविध भारती के फेसबुक पेज पर पहुंच जाएंगे। और साड़ियों का संसार, इसमें आज हम बात करेंगे कसूती साड़ी जो कर्नाटक में बनाई जाती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप भी अपने विचार भेजिए, और आपके पास क्या ये साड़ी है, क्या आप पहनती हैं या आप खरीदना चाहेंगी, और या आपके पास और कौन कौन सी अपने अपने शहर की साड़ियां, वो भी बता सकते हैं। साड़ियां तो ऐसे पहनना किसी पसंद नहीं होता है, और ये भारतीय पारंपरिक पोशाक है। और मंजरी जी, एक समय था जब रसोई घर के 4 दीवारी में औरतें कैद की जाती थी, कैद रहती थी, और बाद में धीरे धीरे जब समय बदला तो महिलाएं घर से बाहर निकलने लगी। लेकिन अभी भी कहीं न कहीं वो किसी 4 दीवारी में कैद रहती हैं। कई बार वो खुद की जिम्मेदारियों से खुद को ओढ़ लेती हैं। तो ऐसे में क्या कहती हैं हमारी सखियां, हम जानना चाहते हैं। स्त्री शक्ति का समय है, स्त्री शक्ति का जमाना है। किचन से कॉकपिट तक पहुंची हैं हमारी देश की लड़कियां और औरतें। वो फाइटर पायलट भी बन गई हैं, विमान चालक तो बन ही गई हैं, फौज में, सेना में भर्ती हो रही है। तो कहां पर कहीं चूक हो रही है, जो लड़कियां पीछे रह जा रही हैं, उनके बारे में बताएं और अपने विचार साझा करें। अगर कोई कॉलेज गोइंग लड़की छात्र सुन रही है तो जरूर बताएं बिल्कुल अपने ड्रीम के बारे में। बिल्कुल, आपने मेरे मन की बात कह दी, क्योंकि आज का ये जो विषय है जो आपने सुझाया है कि मंजरी इस विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं, तो इसका उद्देश्य यही है कि जो हमें सुन रही हैं, जो कुछ नहीं कर रही हैं, उनको प्रेरणा मिले कि वो अपने कदम आगे बढ़ाएं और कुछ करके दिखाएं, है ना? और हम इस समय गाना सुनवा के दिखाते हैं। तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। 2 घड़ी के लिए गम जाने किधर जाता है। जब कभी दूर से तू मुझको नजर आता है, प्यार हंस कर मेरी आँखों में संवर जाता है। तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। तू वही है जिसे
तेरे जलवों में खुदा मुझको नजर आता है। प्यार हंस कर मेरी आँखों में संवर जाता है। दो घड़ी के लिए गम जाने किधर जाता है। तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। तेरे पास आके वक्त गुजर जाता है। इस महफिल में आके माइक्रोफोन के सामने आकर हमारा वक्त कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। गाना तो कब बज के खत्म हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग की बातें जब शुरू होती हैं तो हर विषय पर बातें होती, संदेश भी पढ़ते हैं, तो समय का पता ही नहीं चलता और सब चीज इतनी अच्छी होती है कि समय लगता है कम पड़ गया, ऐसा लगता है। अच्छा, एक बात बताइए कि 2 और 2 को जोड़ें तो कितना होता है? 4 ही होता है। 2 और 2 5 भी तो होता है। 2 और 2 5 ये तो वो फिल्म का नाम है। ये तो फिल्म का नाम है। वैसे ये गणित है और विज्ञान, ये कई बार लोगों को बहुत कठिन लगता है और हमने देखा है कि कई महिलाओं को, लड़कियों को ये कहा जाता है कि उन्हें ये कठिन लगता है, लेकिन अब समय बदल चुका है। लेकिन ममता जी, जैसे आपने बात करी ना विज्ञान और गणित की, तो जो हमारे उस समय की जो महिलाएं थी वो घर में जब किचन में काम करती थी ना, तो वो विज्ञान भी उसमें रहता था, शामिल रहता था और उनकी गणित भी उसमें शामिल रहती हम थी। समझ गए आप क्या कहना चाहती हैं कि पहले जो सोचा जाता था कि विज्ञान या गणित से जुड़े एक क्षेत्र, इसमें महिलाओं की भागीदारी नहीं ना के बराबर समझी जाती थी, लेकिन समय बदल गया है। अब बाकायदा महिलाएं विज्ञान में तरह तरह के खोज कर रही हैं, तकनीकी दृष्टि से बहुत समृद्ध हो रही हैं और हम ये कभी नहीं कहते कि पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। मेरा ये कहना है कि वो हर क्षेत्र में, खास तौर से विज्ञान के क्षेत्र में पुरुषों से 4 कदम आगे चल रही हैं। बिल्कुल सही। और दिमागी तौर पर भी वो दुरुस्त हैं ज्यादा। अब इसमें हो सकता है लोग कहें कि ये सखी सहेली का मंच है इसलिए तारीफ की जा रही है, लेकिन आप आंकड़े निकालें और देखें तो पता चलेगा। दरअसल ये बातें आज हम इसलिए कर रहे हैं कि आज 11 फरवरी है और अंतर्राष्ट्रीय महिला और बालिका विज्ञान दिवस है और इस दिवस को मनाने के पीछे यही मान्यता है, यही मंतव्य है कि महिलाओं को और आगे बढ़ाने की मुहिम चलाई जाए। बिल्कुल। और देखिए ना कि जो हमारी जो महिलाएं हैं उन्होंने इस कदर अपने आप को काबिल बनाया है कि उन्होंने देश परिवार को दिखा दिया कि महिलाएं हो या बालिकाएं हो, किसी भी क्षेत्र में जाने में भी सक्षम है। अब जैसा आपने कहा है कि वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही, तो उनको आगे बढ़ने में घर परिवार में पुरुषों का सहयोग बहुत जरूरी है। अगर वो जरा सा भी उनका हौसला बढ़ाते हैं तो वो कुछ कर दिखाने का मादा रखती है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 दिसंबर 2015 को संकल्प पारित किया था। तभी से 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला और बालिका विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिलाओं और बालिकाओं को याद किया जाता है। यूनेस्को के लिए लैंगिक समानता एक वैश्विक प्राथमिकता है। ये दिवस लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है और युवा लड़कियों के समर्थन को महत्वपूर्ण स्थान भी देता है, जिससे वे इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा आएं, जिससे वे नए से नए अनुसंधान करें, खोज करें, नवाचार में योगदान कर सकें। बिल्कुल। और भारतीय विज्ञान के इतिहास में महिलाओं में वैज्ञानिक असीमा चटर्जी रसायन विज्ञान की जो थी और जानकी अम्माल वनस्पति विज्ञान, टेसी थॉमस मिसाइल वुमन, अन्ना मणि जो थी वो मौसम विज्ञानी थी और गगनदीप कांग वायरोलॉजिस्ट जो थे, उन्होंने काम किया था इस फील्ड में और इन्होंने स्वास्थ्य, अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभाई। इसके अलावा भी ममता जी बहुत सारी, हमने तो नाम कम लिए हैं लेकिन बहुत सारी हैं जिन्होंने, महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपना योगदान, विज्ञान के उसमें मौसम वाला विज्ञानी है चाहे वनस्पति विज्ञान, सब में अपना योगदान दिया है। बिल्कुल सही बताया आपने। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आई हैं, लेकिन हमने जो बात अभी भी कही तकरीबन वही बात हमारे श्रोताओं ने भी लिखी है। एक श्रोता ने लिखा है कि इस दिन का उद्देश्य लड़कियों को विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना और विज्ञान जैसे विधाओं में लड़की और महिलाओं की भागीदारी सुरक्षित करना और उन्हें इस क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए जागरूक करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। तो सिर्फ इस दिन को एक दिन मना के याद करके छोड़ न दें, बल्कि इस और विज्ञान के
क्षेत्र में प्रतिदिन कदम आगे बढ़ाएं। बिल्कुल। और ऐसे ही देखिए राजेश्वरी चटर्जी ने माइक्रोवेव इंजीनियरिंग में अपना काबिलियत दिखाई और अदिति पंत ने अंटार्कटिका अभियान में समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में वो आगे बढ़ी और नंदिनी हरिनाथ ने इसरो वैज्ञानिक जो हैं उन्होंने उसमें काम किया और शोभना नरसिम्हन जो सैद्धांतिक विज्ञान की प्रोफेसर है और प्रियवंदा नटराजन जो खगोल शास्त्री यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में हमारी जो महिलाएं हैं, सखिया बहनें हैं, वो भी बहुत आगे तक निकल चुकी हैं। अब गाना सुने जी ये मैं रंगीला प्यार का राही, दूर मेरी मंजिल, शौक नजर का तीर तूने मारा, दिल हुआ घायल। तेरे लिए ही संभाल के रखा था प्यार भरा ये दिल, तेरे इशारों पे चलता रहेगा ओ मेरे कातिल। मैं रंगीला प्यार का राही, दूर मेरी मंजिल, शौक नजर का तीर तूने मारा, दिल हुआ घायल। हा 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 पर जो मैं रुक गया, मुझे रही न अपनी खबर। तेरी राह पर जो मैं रुक गया, मुझे रही न अपनी खबर। मेरे साथ चल मेरे हमसफर, अब तेरी मेरी एक डगर। मेरे साथ चल मेरे हमसफर, अब तेरी मेरी एक डगर। अब तेरी मेरी एक डगर। मैं रंगीला प्यार का राही, दूर मेरी मंजिल, शौक नजर का तीर तुम्हें मारा, दिल हुआ घायल। आज है वो कभी न था, ये चमन पे उजला निखार। जो आज है वो कभी न था, ये चमन पे उजला निखार। ये रंग है मेरे प्यार का, जो खिला है बन के बहार। ये रंग है मेरे प्यार का, जो खिला है बन के बहार। जो खिला है बन के बहार। प्यार का राही, दूर मेरी मंजिल, शौक नजर का तीर तुम्हें मारा, दिल हुआ घायल। मंजरी जी कहीं जब घूमने जाती हैं, शादी ब्याह में, किसी उत्सव में, किसी पार्टी में, तो क्या पहनना पसंद करती हैं? साड़ी। हर महिला से जवाब यही होता है। हालांकि चलन थोड़ा बदला है, महिलाएं हर तरह के पोशाक पहनती हैं। अब वेस्टर्न ड्रेस भी पहनती हैं, सलवार सूट तो पहनती हैं, और लेकिन जब कहीं किसी पार्टी में जाना हो तो महिलाएं साड़ी ही पसंद करती हैं। और कुछ लोगों को साड़ी का इतना शौक होता है कि कहाँ कहाँ की साड़ियाँ उनके पास, साड़ियों का कलेक्शन होता है। और हमारी सखी को भी तो बहुत शौक है साड़ियों का, क्योंकि उन्होंने आज साथियों प्लान कर लिया कि कल वो साड़ी पहन के आने वाली
कल तो मैं रहूंगी नहीं तो मैं मिस करूंगी, लेकिन मैं बोल देती हूँ फोटो भेज दीजिएगा। अब ये तो आप निजी पोल खोल रही है सबके। लेकिन सखियां जब होती तो ऐसी बात है। बिल्कुल, जब व्यस्तता ज्यादा होती है, साड़ी पहनने में थोड़ा सा वक्त लगता है तो इसलिए टाल दिया जाता है, लेकिन असल में तो अच्छा सबको लगता है मन से। और इसका बाकायदा महिलाएं साड़ी डे मनाती हैं। आप मनाने वाली है कि साड़ी डे तय कर लेंगे तो सभी महिलाओं के साथ बाध्यता रहेगी कि साड़ी पहनना है। बहरहाल साड़ियों का संसार भी बड़ा अनोखा है, अलौकिक है। अगर किसी दुकान में किसी स्त्री को बिठा दिया जाए तो बस सारी साड़ियां निकाल के देखेंगे, ये कौन सी, ये कांजीवरम, ये वो, दुनिया भर के। ममता जी लेते समय भी बड़ी वो मचमच होती कहना चाहिए। जो दिखाता है साड़ी वो बड़ा परेशान हो जाता है कि पल्लू में अच्छा ये बॉर्डर में ये डिजाइन नहीं है, तो पल्लू में ये नहीं है, तो बूटी छोटी है, कहीं रेशम का वर्क है। तो जो दिखाने वाले होते हैं उनको भी औरतों की नब्ज पता होती है, तो वो भी साड़ियों के ढेर लगा देते हैं कि अब इनमें से 2-4 तो ये लेके ही जाएंगे, ये बच के जा नहीं सकती है, लेंगी जरूर। तो और कुछ महिलाओं की तो आदत होती है किसी भी जगह घूमने गई तो वहां से साड़ी जरूर खरीद के ले आती है। इसी तरह से एक साड़ी का प्रकार है कसूती साड़ी। बहुत सारी साड़ियां होती हैं जिसमें कसूती साड़ी कर्नाटक की ये साड़ी है और एक प्राचीन पारंपरिक हस्तकला है जिसका इतिहास 7वीं शताब्दी के चालुक्य काल से जुड़ा है। कसूती का अर्थ ही होता है हाथ, यानी काई से सूती धागे से की गई कला। कपास मतलब जो कसूती का अर्थ है, ये इसको अलग अलग करके हमने बताया। ये कढ़ाई अपनी जटिल ज्यामितीय पैटर्न, धागा गिनती तकनीक और मंदिर प्रेरित डिजाइनों के लिए प्रसिद्ध है, जो सदियों से सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। बिल्कुल, और ये शैली जो है इसके मुख्य रूप से उत्तर कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में विकसित हुई, जिसे आज भी इस कला का केंद्र माना जाता है। 17वीं शताब्दी में मैसूर साम्राज्य की महिलाओं के लिए 64 कलाओं में से एक के रूप में कसूती सीखना आवश्यक माना जाता था। सच में ममता जी उस समय कढ़ाई पर बहुत ध्यान दिया जाता है कि महिलाओं को कढ़ाई कशीदाकारी जिसे कहते हैं, कढ़ाई वढ़ाई सिलना बिनना ये सब आना चाहिए। आपको भी तो शौक था कढ़ाई बुनाई का? था और है भी। अच्छा था भी नहीं है। जब बचपन में घर में माँ को और बड़ी बहन या भाई भी चाची को देखते हैं तो शौक पैदा होता है, लेकिन जब आप पढ़ाई लिखाई में व्यस्त हो जाते हैं तो फिर ये शौक के लिए आपके पास वक्त नहीं होता है। तो आप ये जरूर इस शौक से इत्तेफाक रखें, लेकिन साथ में अगर पढ़ाई पर विघ्न पहुंच रहा है तो इस कला को बचे हुए समय में करें। और हाँ, जो महिलाएं इस ओर जिन्हें की बहुत कुशलता है और उन्हें इसी में शौक है तो फिर व्यावसायिक स्तर पे इसको मतलब विस्तार दे सकती हैं। और ऐतिहासिक रूप से कसूती कढ़ाई वाली काली रेशम की साड़ी, जिसे चंद्रकली कहा जाता है, चंद्रकाली, दुल्हन के दहेज का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और शुभ हिस्सा थे। वर्तमान में कसूती कार्य न केवल सूती बल्कि इल्कल और मैसूर सिल्क की साड़ियों पर भी किया जाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा GI टैग से भी सम्मानित किया गया है। ये कर्नाटक की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक भी बनी हुई है कसूती साड़ी। जी, और कसूती भारत के कर्नाटक राज्य में प्रचलित लोक कढ़ाई का एक पारंपरिक रूप है। कसूती का काम बहुत जटिल होता है और जिसमें कभी-कभी हाथ से 5000 तक टाँके लगाए जाते हैं। ममता जी, कितनी मतलब मेहनत होती है। और ये परंपरागत रूप से इल्कल साड़ियों, रवि के कुप्पासा खाना और अंगी जैसे परिधानों पर किया जाता है। और कसूती का इतिहास चालुक्य काल से जुड़ा है। कसूती का नाम जैसा अभी हमने बताया था कि जिसका अर्थ है काई, जिसका अर्थ है हाथ से, है ना, और जो कपास के हाथों से जाने जाने वाली कला है। और गोपुरा, रथ, पालकी, दीपक और शंख जैसे बहुत सारे जटिल पैटर्न होते हैं, वो पैटर्न इस पर बनाए जाते हैं। कसूती के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल, और ये काम जो है वो श्रम साध्य है और इसमें कपड़ों पर प्रत्येक धागों को गिनना शामिल होता है। पैटर्न को बिना गांठ लगाए सिला जाता है ताकि कपड़े के दोनों तरफ एक समान दिखे। वांछित पैटर्न प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के टाकों का उपयोग किया जाता है और ये गांठ रहित कढ़ाई है जिसमें गवंती, मुरागी, नेगी और मेथे नामक 4 मुख्य टाकों का उपयोग किया जाता है। इसमें मंदिर के, जैसे आपने बताया है कि गोपुरम, रथ, पालकी और कमल जैसे पारंपरिक रूपांकनों का इसमें मोटिव्स जो है वो बनाए जाते हैं, दर्शाए जाते हैं।
और गवंथी एक दोहरा रनिंग स्टिच है, ये भी अपने श्रोताओं को बताते हैं, जिसका उपयोग ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और विकर्ण रेखाओं को चिन्हित करने के लिए किया जाता है और मूल रूप से हाथ से बने हुए वस्त्रों पर कसूती कढ़ाई की जाती है और इन्हें 12वीं शताब्दी में स्थापित शैव संप्रदाय और लिंगायत संप्रदाय की महिलाएं पहनती थी और बनाती भी थी। कसूती कढ़ाई वाली चंद्रकाली साड़ियां पारंपरिक दुल्हन का परिधान हुआ करती थी उस समय और कढ़ाई से सजे ब्लाउज अक्सर नई माताओं को उपहार के रूप में दिए जाते थे। आज कसूती कढ़ाई वाली इल्कल साड़ियां कर्नाटक और दक्षिणी महाराष्ट्र के सभी समुदायों की महिलाएं आमतौर पर विशेष अवसरों पर पहनती हैं। बिल्कुल। और स्वतंत्रता से पूर्व मैसूर, जो अब कर्नाटक में है, कसूती कढ़ाई रेशम के धागों से की जाती थी, लेकिन आज व्यावसायिक रूप से उपलब्ध सूती धागों का उपयोग किया जाता है, जिसकी रंग स्थिरता के कारण इसे महत्व दिया जाता है। साड़ियों पर कसूती कढ़ाई पल्लू के किनारे पर प्रमुखता से की जाती है और साड़ी के प्लीटेड भाग की ओर इसका आकार छोटा होता जाता है और अधिक कढ़ाई में कढ़ाई किए गए रूपांकनों को हूबहू दोहराया नहीं जाता है, जिससे साड़ी की लंबाइयों में दर्जनों अद्वितीय प्रतीक और विविधताएं देखने को मिलती हैं। बज उठेंगी हरे कांच की चूड़ियां, ये कहेंगी हरे कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां। छोटा वो बालापन खेली मैं जिसके संग पूरे 16 सावन देखे तन और मन, देखे तन और मन मैं मनाऊं सजन, तेरी बाहों में हूँ मेरा जीवन मरण, ये कहेंगी हरे कांच की चूड़ियां, वादा लेंगी हरे कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां। दो सलोने वचन, दो सलोने वचन, तुमको मेरी कसम, ये कसम प्यार की, ये रसम प्यार की, अब निभाना सजन, अब निभाना सजन, मत भुलाना सजन, जाओ परदेस तो जल्दी आना सजन, वादा लेंगी हरे कांच की चूड़ियां, फिर कहेंगी हरे कांच की चूड़ियां, बज उठेंगी हरे कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां।
तो ममता जी देखिए, हमारे साथियों ने कसूती कला के ऊपर लिखा है कि इसमें ताने और बाने के धागों को गिनकर किसी गांठ की कढ़ाई की जाती है। कढ़ाई इस प्रकार की जाती है कि कपड़े के दोनों ओर एक समान डिजाइन दिखाई देता है। एक साड़ी पर कभी-कभी 5000 तक टांके लगाए जाते हैं। कसूती में 4 मुख्य टाकों का उपयोग होता है: गवंती, डबल रनिंग स्टिच रेखाओं के लिए, और मुर्गी सीढ़ी जैसा दिखने वाला टांका, नेगी बुनाई जैसा प्रभाव पैदा करने वाला टांका, मेथी क्रॉस स्टिच जो मुख्य रूप से भरने यानी फिलिंग के लिए उपयोग किया जाता है। इसके डिजाइनों में मंदिर और जैसा हमने बताया कि हाथी, मोर, कमल, गोपुरम के फूल और पालकी और शतरंजी पैटर्न प्रमुखता से दिखाए जाते हैं। बिल्कुल शतरंज के हिसाब से इसमें पैटर्न बने होते हैं। तो बहुत खूबसूरत ये साड़ी होती है। और हमारे जो साथी हैं और लिखते हैं कि कसूती कला का इतिहास 6वीं से 10वीं शताब्दी के चालुक्य काल से जुड़ा है। कसूती शब्द कन्नड़ भाषा के काई हाथ और सूती कपास से बना है, जिसका अर्थ है सूती धागे से की गई हस्तकला। इस पारंपरिक शिल्प को इसके विशिष्ट महत्व के कारण भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है, जिसका संरक्षण कर्नाटक हस्तशिल्प विकास निगम के पास है। प्रमुख केंद्र हैं ये मुख्य रूप से उत्तर कर्नाटक के धारवाड़, हुबली, बेलगाम, गढ़ और विजयपुरा बीजापुर जिलों में प्रचलित है। और एक श्रोता ने जानकारी दी है कुछ डिजाइन के बारे में। इस कसूती साड़ी की जो खासियत है, इंटीग्रेट डिजाइन, बेहद नजाकत से की गई ज्यामिति डिजाइन होती है और दोनों तरफ समान डिजाइन। कढ़ाई इस तरह से की जाती है कि साड़ी के दोनों तरफ डिजाइन लगभग एक सा दिखे, जो इस कला की तकनीकी दक्षता को दर्शाता है। और आगे लिखा है प्रेरणा के स्रोत क्या है। डिजाइन अक्सर मंदिर वास्तुकला होते हैं, ये हमने अपने श्रोताओं को जानकारी दे दी है। और कढ़ाई का तरीका क्या है। कसूती कढ़ाई को पूरा करने में काफी समय लगता है और ये बेहद सूक्ष्म और संतुलित होती है। इसमें सामान्यतः 4 प्रमुख स्टिच उपयोग होते हैं, जिसकी जानकारी भी हम दे चुके हैं: गावंती, मुर्गी, नेगी और मेथी। और कढ़ाई का काम आमतौर पर महिलाओं द्वारा घरों में सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाता है, जो आज भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उपयोग के लिए है। बहुत सारी ग्रामीण महिलाएं हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, तो वो अपने घर बैठे इस तरह की साड़ी पर काम कर सकती हैं। कसूती साड़ी पे जो कढ़ाई का तरीका बताया कर सकती हैं। इसे खोजबीन कर सकती हैं। अब तो ऑनलाइन की सुविधा है, आप ढूंढ कर इसे कढ़ाई करें और इसे व्यावसायिक आयाम दें। फिलहाल सुने ये गाना। पहला बादल में क्या जी, किसी का आंचल में क्या जी, अजब सी हलचल आँखों में क्या जी। पहला बादल में क्या जी, किसी का आंचल में क्या जी, अजब सी हलचल। बहार है फिर भी है कुछ कम, बस तेरा इंतजार है। रंगी है मौसम, तेरे दम की बहार है फिर भी है कुछ कम, बस तेरा इंतजार है। देखने में भोले हो पर हो बड़े चंचल, हाँ चल में क्या जी, अजब सी हलचल पहला बादल में क्या जी, किसी का आंचल में। 9-2-11 फिल्म का गाना था। आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजें थी। और हमने शुरू में इशारा किया था अपने श्रोताओं को कि अपनी बात, अपने विचार साझा करें विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर, क्योंकि ये बहुत ही अहम मुद्दा है आज के युग में। स्त्री शक्ति किचन से कॉकपिट तक कैसे उनकी यात्रा रही, कहाँ तो रसोई घर में खाना बना रही थी और कहाँ उन्होंने अपने कदम आगे बढ़ाए और कैसे इतनी ऊंचाई तक, आसमान की ऊंचाई तक छूना कितना मुश्किल रहा होगा। और उन घरों में जहां पर आज भी
वैसा ही माहौल है कि अरे लड़कियां क्या करेंगी, पढ़ाई लिखाई करने से, पैसा खर्च करने से क्या फायदा, इनकी तो शादी कर दी जानी है, दूसरे पराई घर की हो जाएंगी। बिल्कुल। तो ये जो भेदभाव वाली भावना थी अभी भी कायम है। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि बेटी बेटा जब दोनों होते हैं तो लड़कियों को पढ़ाने के लिए ये कहा जाता है कि हमारे पास अर्थ नहीं है, जबकि बेटे को पढ़ाई के लिए जैसे तैसे करके, कर्ज लेके, कुछ भी करके पढ़ाया जाता है। तो ये जो जेंडर भेद है इससे बाहर निकलना पड़ेगा। तो जो स्त्रियां अभी किचन से निकलकर हवाई जहाज तक पहुंची हैं, स्त्रियां ऐसे ही आगे बढ़ती रहेंगी। फिर वो दिन दूर नहीं कि ये हम बातें करेंगे अरे वो लड़की है फिर भी ऐसा कर रही है, उस लड़की को देखो, लड़की होते हुए भी महिला जात है, ये महिलाओं को ऐसा करना चाहिए, महिलाओं को वैसा करना चाहिए। ये जो समाज की व्यवस्था तय की गई है, हाँ, इसकी सोच को बदलना, इससे बाहर निकलना, क्योंकि जैसे आपने कहा ही था कि घर में बस ये होता था कि बेटियों को, बच्चियों को घर के सारे काम सिखा दो, बस वही उनकी जिंदगी है। लेकिन आज की स्त्री केवल घर तक नहीं सीमित है, समय के साथ साथ महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। पहला ऐसा माना जाता था कि महिलाएं खाली घर के काम और घर के बच्चे संभालें, यहाँ तक कि महत्वपूर्ण निर्णयों में भी जो निर्णय लिए जाते थे उनकी राय उसमें नहीं ली जाती थी और घर के पुरुष ही सब निर्णय लेते थे, वे ही बाहर का काम करते और एक स्त्री की जिंदगी चूल्हे चौके, घर के आंगन तक सीमित होती थी। लेकिन आज उसका एकदम उल्टा हो गया है। वो घर भी संभालती हैं, परिवार भी संभालती हैं और बाहर के कामों को भी बाखूबी वो संभालती हैं। निर्णय लेने में मंजरी जी आज भी कहीं कहीं ये बात है कि जहां निर्णय की बात आती है तो पुरुष सत्ता आगे बढ़ जाता है। उसमें महिलाएं अगर खुद निर्णय ले लें तो उसमें कई बार विवाद भी होते हैं और महिलाएं खुद भी अपनी चाबी पुरुषों के हाथ में देती हैं। अपनी सोच की, अपनी खुशियों की, अपने सुख की चाबी पुरुषों को थमा देती हैं कि आप ही चलाओ, मैं चलती हूँ पीछे पीछे। तो इससे, इस मानसिकता से भी बाहर निकलनी पड़ेगी। बहुत सारी महिलाएं जो नौकरी पेशा हैं, स्वावलंबी हैं, आर्थिक रूप से समृद्ध और संपन्न हैं, उन्हें भी देखा है कि अगर घर में भाई है, पिता है, पति है तो उन्हीं के द्वारा अपने निर्णय लेती हैं। तो ये निर्णय की क्षमता भी महिलाओं में होनी चाहिए। और एक बात और है, कुछ महिलाओं ने, कुछ नहीं बहुत सारी महिलाओं ने इस सब मिथ को तोड़ा है और इससे आगे निकली है। एक समय था जब मोबाइल का जमाना आया था, आपको याद होगा, तो मोबाइल का कोड हुआ करता था। तो कई बार फिंगर से और कई बार वो Z बना दिया या कोड डायल कर दिया, तो वो मोबाइल का कोड पुरुषों के द्वारा लॉक होता था, लेकिन महिलाओं के मोबाइल का कोड पुरुषों को पता होता था। उनको पता था, पुरुषों का कोड उन्हें पता ही नहीं होता था। और महिलाओं को ये आजादी ही नहीं थी कि वो कोड अपने पास उसको सुरक्षित रख सके या फिर उसे हाइड कर सके, छुपा सके। और ये तो लेकिन पुरुषों के पास ये आजादी थी। लेकिन उनको मोबाइल भी रीजनेबल दिलाए जाते थे। और क्या जरूरत है? तो मोबाइल खरीदने की जिम्मेदारी भी पुरुषों की होती है। सिर्फ मोबाइल की बात नहीं, घर के बहुत सारी जो कीमती सामान होते थे वो पुरुषों के हवाले, कि पुरुष उसे तय करता था कि घर में क्या चीज आनी है, क्या चीज नहीं आनी। लेकिन इस सबसे महिलाएं आगे बढ़ी हैं। उन्होंने इस सोच को समृद्ध किया है और धीरे धीरे पुरुष भी ये बात सोचने लगे हैं। अब आर्थिक रूप से संपन्न हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं कमाने के लिए, तो जाहिर सी बात है उनके अंदर आत्मविश्वास जागेगा। आत्मविश्वास जागेगा तो अपने आप ये सब चीजें ठीक होती चली जाएंगी। और जो महिलाएं आवाज उठाती भी थी उस समय, कहा जाए कि बाहर जाकर उन्हें आर्थिक धन कमाना है, तो उनका विरोध हो जाता था और ज्यादा शिक्षा तक भी प्राप्त करने को उन्हें नहीं मिलता था। बस कम उम्र में ही शादी कर दी जाती थी और वही दिन रात चक्की की तरह पिसती रहती थी। लेकिन समय एक जैसा नहीं रहता है। आज महिलाओं ने रसोई की जिम्मेदारी के साथ, हमने कहा है कि घर परिवार का ध्यान रखते हुए बाहर भी निकलकर ऐसे ऐसे क्षेत्रों में कदम रख रही हैं कि देश दुनिया में अपना नाम तो रोशन कर ही रही हैं, परिवार को भी गर्व महसूस करा रही कि देखो हम सिर्फ चूल्हा चौका तक नहीं है, हम चूड़ियां भी पहनी, लेकिन हम बंदूक भी उठा सकते हैं, सेना में भी जा सकते हैं, हम औजार भी उठा सकते हैं। बिल्कुल, पायलट बन रही हैं, अंतरिक्ष का सफर कर रही हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर हैं और बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं, MD हैं और बहुत सारे खोज कर रही हैं, शिक्षक हैं, वैज्ञानिक हैं, पुलिस अधिकारी, फौज में भर्ती हो रही हैं, देश की रक्षा कर रही हैं और पानी का जहाज चलाने में भी वे पीछे नहीं है। बड़े पदों पर अपनी सेवाएं दे रही हैं और बड़ी कुशलता से दे रही हैं। बिल्कुल। और इसके साथ ही वे साहित्यकार, कवित्री, गीतकार, संगीतकार, गायकी यानी नृत्यांगना, नृत्य विधा में भी वो अपना काबिलियत दिखा रही, हुनर दिखा रही हैं। और यहाँ तक कि वाद्य यंत्र बजाना हो या फिल्म मेकर की बात हो, डायरेक्शन की बात हो, कहानी लेखन की बात हो, जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारी रेडियो सखी ममता जी भी कहानी लेखन और साहित्यकार में अपने कलम चलाती हैं, तो
ये उनकी खूबी है कि वो दोनों चीजें करते हुए बाहर के भी काम कर रही हैं। कहना चाहिए कि एक महिला जो है वो एक साथ बहुत कुछ कर सकती है। और रही बात साहित्य की, कहानी की और उपन्यास की, तो इस विधा में महिलाएं बहुत समय से सक्रिय हैं। फिल्मों में भी बहुत सक्रिय रही हैं। बहुत शुरू से सरस्वती देवी का नाम सभी ने सुना ही होगा। कितने साल पहले संगीत तैयार किया करती थी गायिकाएं बहुत सारी, शमशाद बेगम, उमा देवी। लेकिन ये जो फिल्म की दुनिया है, इसमें अब महिलाओं ने ज्यादा अपनी सहभागिता दी है। जैसे एडिटिंग का, फिल्म एडिटिंग के क्षेत्र में कम थी महिलाएं, संगीतकार, महिला संगीतकार की संख्या कम थी, लेकिन अब बराबर से फिल्म डायरेक्शन में, हर एक क्षेत्र में, वीडियोग्राफी, कैमरामैन, यानी फोटोग्राफर से लेकर के ऑडियो में भी वो अपनी आवाज दे रही हैं। और इसी के साथ साथ वाइल्ड फोटोग्राफर भी बनकर वो जीवन को अच्छे से समझ रही हैं। उस क्षेत्र में जाकर जंगलों में घूम करके जंगली जानवरों की फोटो निकालना भी एक बड़ा साहस का काम है। वो साहस के काम में भी किसी से कम नहीं है। और रेलगाड़ी चलाने का काम भी कई बरस हो गए जब हमने विविध भारती से पहली लोकल ट्रेन चालक को बुलाया था, महिला लोकल ट्रेन चालक को, और उनका इंटरव्यू भी प्रसारित हुआ था। तो अब टैक्सी ड्राइवर महिला लोग अवॉइड करते हैं, सोचते हैं कि कहाँ महिला टैक्सी चालक को हम बुलाएं। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस बात को बढ़ावा देते हैं विशेष तौर पर कि वो महिला टैक्सी चालक को ही बुलाएंगे। ऑटो चालक भी हो गई हैं और सिक्योरिटी गार्ड के रूप में भी तैनात है महिलाएं। पहले इस दुनिया में नहीं होती थी। फिल्मों में, सिनेमा हॉल में जो सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, वहां भी महिलाएं तैनात हैं। तो कौन सी ऐसी दुनिया बची है जहां महिलाएं नहीं है? महिलाएं सब जगह। देखिए, वो घर, कहते हैं ना, घर चलाने से लेकर वो घर बनाने तक में भी अपना योगदान देती हैं। ममता जी आर्किटेक्ट हैं, घर बनाना, मकान बनाना, उसमें भी महिलाएं बढ़ चढ़ के आगे आ रही हैं। बाकायदा वो डिजाइन बनाती हैं, बिल्डिंग बना रही हैं, घर बना रही हैं। घर सजाने का भी जो डेकोरेशन का काम होता है, उसमें भी महिलाएं, यानी महिलाएं हर जगह आगे। इन बातों का मतलब क्या है? इन बातों को कहने का अर्थ यही है कि जो भी महिलाएं सुन रही हैं या जो खास तौर से पुरुष श्रोता सुन रहे हैं, समाज की जो संरचना है, उस संरचना को थोड़ा सा परिवर्तित करने की जरूरत है। जो ग्रामीण इलाके में, कस्बों में ये सोच है कि महिलाएं हैं तो इन्हें एक खास सीमित दायरे तक रखा जाए, बल्कि उन्हें मौका दिया जाए। वो भी आगे बढ़ सकती हैं, वो भी हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर सकती हैं। खेल की दुनिया में इन दिनों महिलाएं बहुत आगे हैं। और पढ़ाई में जब आंकड़े बताते हैं, चाहे वो हाई स्कूल और 12वीं की जब रिजल्ट आते हैं, तो उसमें महिलाओं के अव्वल होते हैं। और IAS PCS की जब रिजल्ट आते हैं, तब उसमें भी महिलाओं का नाम होता है। तो भाई, आपके घर में बेटा बेटी दोनों है, तो जेंडर भेद से बाहर निकले, यही हमारा उद्देश्य है। फिलहाल हमारा उद्देश्य ये है कि एक गाना सुनवा दिया जाए।
मंजरी जी, देखिए बहुत सारे श्रोता ने कमेंट लिखे हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर, और ज्यादातर श्रोताओं ने यही लिखा है कि महिलाओं को ये करना चाहिए, महिलाओं को वो करना चाहिए, लेकिन कुछ अपने अनुभव नहीं साझा किए हैं अपने इर्द गिर्द अपने दोस्तों मित्रों के, जबकि हम चाहते हैं कि आप अपने अनुभव भी साझा करें ताकि लोगों को पता चले, एक मिसाल पेश हो सके। एक श्रोता ने लिखा है कि बुनकरों का काम मशीनों के आ जाने से कठिन हो गया है, मशीन से जल्दी काम हो जाता है, जबकि हाथ से कढ़ाई कर कपड़ों की खूबसूरती को बढ़ाना एक लंबा और समय लेने वाली प्रक्रिया है। कुछ साल पहले कर्नाटक के कसूती साड़ी के बुनकरों का भी हाल बेहाल था। तब उनकी मदद के लिए आगे आई एक महिला, जिसने न सिर्फ बुनकरों को काम दिलाया बल्कि एक एनजीओ की शुरुआत कर उनके अधिकारों के लिए लड़ाई भी लड़ी। यहाँ भी महिला आगे जी। और देखिए, जो किचन से कॉकपिट तक का विषय था, वो उसमें हमारे साथी ने लिखा है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वहीं आज की महिलाएं भी उसी तरह अपना दम दिखा रही हैं। किचन से लेकर कॉकपिट तक, ऑफिस से लेकर अंतरिक्ष तक आज की महिलाएं न केवल नेतृत्व कर रही हैं बल्कि शिक्षा, विज्ञान, स्टार्टअप के अलावा कॉर्पोरेट जगत में भी अपनी क्षमता का लोहा मनवा रही हैं। ये नारी शक्ति का नया युग है। अपना जॉब करने के साथ साथ अपने पूरे परिवार को संभाल रही हैं, वो भी बिना वेतन, बिना छुट्टी। नारी तू नारायणी कहे जाने वाली इस नारी शक्ति को शत शत प्रणाम करते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि किचन से कॉकपिट तक की स्त्री का अर्थ बताया है इन्होंने, और उनकी बढ़ती क्षमताओं, आकांक्षाओं और समाज में बदलती भूमिका को दर्शाती है, जिसमें वे अब घर की चार दीवारी तक सीमित ना रहे। और जो भी हमारे पुरुष श्रोता कमेंट कर रहे हैं, तो सिर्फ लिखे नहीं बल्कि अपने विचारों में भी आत्मसात करें इस बात को। और देखिए, जो हमारा जो विषय था ना, शब्द हमारे विचार आपके, इसमें ईमानदारी के ऊपर हमारे साथी लिखते हैं कि ईमानदारी के साथ दुनियादारी निभाने वालों के साथ समाज में सम्मान के साथ व्यवहार किया जाता है। ईमानदार होना ये सबसे अच्छा और अनूठा गुण है जो हमें सच्चा और भरोसेमंद इंसान बनाती है, अपने चरित्र को मजबूत करती है। ईमानदार आदमी निडरता से अपनी बात रख सकता है। ईमानदारी से किए कर्मों का फल मीठा होता है, वहीं बेईमान लोगों का हाल माठा मतलब खराब होता है। किसी की मुस्कुराहटों पर हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम। इन्होंने गाने की पंक्तियां भी डाली हैं। जब हम ईमानदार होते हैं मंजरी जी, तो दूसरे पर हम भरोसा और सम्मान भी करते हैं। जब हम ईमानदारी को चुनते हैं तो हम दूसरों का विश्वास जीत लेते हैं। शिक्षक, माता पिता, मित्र ईमानदारी को महत्व देते हैं और हमेशा सच बोलने वालों का सम्मान भी किया जाता है। कई बार कुछ बातों से आपकी नीयत गड़बड़ाती है, कदम डगमगाते हैं कि चलो थोड़ा सा लालच पैदा होता है, बस वहीं पर आत्मनियंत्रण की जरूरत होती है। वहीं पर आप ईमानदारी का दामन थामे रखें तो एक नेक दिल इंसान हमेशा बने रहेंगे। बिल्कुल। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि ईमानदारी का अर्थ है सच बोलना, सही काम करना और निष्ठावान रहना, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं। ये सबसे अच्छी नीति है जो हमें निडर और साहसी बनाती है। ईमानदार व्यक्ति मन की शांति और सच्चा आत्मविश्वास प्राप्त करता है। ये रिश्तों में विश्वास पैदा करता है और उन्हें मजबूत बनाता है। एक ईमानदार व्यक्ति के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं होता, वो दोष मुक्त जीवन जीता है। हमारी एक सखी ने लिखा है कि ईमानदारी बाहर से नहीं आती, ये तो मन की धरती पर उगने वाली वो भीतरी चीज है जिसका पहला पाठ हमें अपने माँ पिता से मिलता है। बिल्कुल शहद में घुली घुट्टी की तरह जीवन जीने की सही राह दिखाती विचारों का समुच्चय है। ईमानदारी सही और गलत क्या है, इसे लेकर किए गए प्रश्न और तर्कों की पगडंडी पर चलकर हम ईमानदारी के रास्ते पर बड़ी आसानी से जीवन नैया पार लगा सकते हैं। बस ईमानदारी से जीने के लिए आपके पास एक निगाह होनी चाहिए, सतत जागरूक और चौकन्नी। मंजरी जी, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें नहीं पता होता है कि गलत क्या है, सही क्या है। बच्चे जब आपसे पूछते हैं कि मम्मी कि आप कैसे तय करती हो कि व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, तो जब ये बच्चे पूछते हैं तो आप ये उनको छोड़ देने के लिए बल्कि किसी और बातों में भुलाने की बजाय उनको बताइए बाकायदा कि हम ऐसे तय करते हैं। कोई घटना बताइए, कोई छोटा सा किस्सा बताइए कि जहां पर बेईमानी की हार होती है, ईमानदारी की जीत होती है। तो बच्चों में ईमानदारी के प्रति और सच बोलने के प्रति संस्कार वहीं से पड़ते हैं। बिल्कुल। इसी बात पे जैसे कि आप उदाहरण दे सकते हैं कि टॉफी या चॉकलेट आपके लिए पापा लाए और आपने कहा कि इसको सबको बांट देना, और बच्चे ने अगर नहीं बांटी तो उसको
बताना है कि देखो तुमने नहीं बांटी, यानी कि तुम्हारे अंदर ईमानदारी बिल्कुल भी नहीं है। और एक चीज, जब बच्चे बिल्कुल नासमझ होते हैं और अपने दोस्तों की पेंसिल, रबर, रिमूवर या फिर कॉपी या किताब ले आते हैं, तो इट्स ओके, चलो जाने दो, कोई बात नहीं। उसने कहा मम्मी हमने तो ये ले लिया, उसको अब मैं नहीं दूंगा, ये मुझे बहुत पसंद है। तो माँ बाप अमूमन ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन अगर कभी गलती से भी किया, उसको छोड़ नहीं देना चाहिए, बाकायदा उसी बच्चे से, अपने बच्चे से ले जाके वापस करवाना चाहिए कि नहीं, जाके वापस करके आओ, अगर तुम्हें ये पसंद है तो हम आपको वैसी चीज दिलवाएंगे, लेकिन वो उसको वापस कर दो। यानी घर में छोटी छोटी बातों से भी आप उन्हें समझा सकती हैं, या घर के लोग भी हैं, जैसे एक बार बहुत सारी चीज आपने बनाई, मान लीजिए हलवा बनाया है, तो आपने कहा सबको मिलना चाहिए, लेकिन सबको मतलब लास्ट के 2 व्यक्ति बच गए, उनको नहीं मिल पाया, तो ये परसने वाले की है कि उसने ईमानदारी नहीं दिखाई कि उन 2 व्यक्ति को वो नहीं दे पाया। तो ये चीज भी छोटी घरेलू चीजें मंजरी जी, लेकिन ये बड़े होकर बाहर जाती है, सामाजिक स्तर पर, दफ्तर में, बाहर, कहीं भी बाहर जाती है। मतलब मेरा मतलब है जो छोटी छोटी चीजें घर से ही सिखाई जाती हैं बच्चों को। अब हमें भी सीख लेना चाहिए कि बातों के बीच एक गाना सुनवा दें। लेखन की कला उन्हें विरासत में मिली। उन्होंने हर जॉनर की फिल्में बनाई। जहाँ तक अलग अलग जॉनरों का सवाल है, मैं एक्शन भी करता हूँ, थ्रिलर्स भी करता हूँ, कॉमेडी भी करता हूँ, हॉरर भी करता हूँ और मैं फैमिली ड्रामा भी करता हूँ। उन्होंने अपनी वेब सीरीज और फिल्मों में उठाए कुछ सामाजिक मुद्दे। देखिए, ज्यादा डर का सवाल है तो डर के तो ना मैं जीता हूँ, ना डर के मैं काम कर सकता हूँ। क्रिएटिव लोगों को डरना नहीं चाहिए। विविध भारती पर उन्होंने साझा की फिल्मों से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें और यादें। यामी गौतम आई थिंक मेरी पहली चॉइस थी। जब हमने स्क्रीन प्ले तक रेडी नहीं किया था, हमारी सिर्फ कहानी एक 15-20 पेज की रेडी थी, तब मैं जाके यामी से मिला था और उन्हें मैंने कहानी सुनाई थी और उनकी आंखें मतलब एकदम लाइट अप हो गई थी कि मतलब सुनकर कि ये तो करना है। कबूल तेरी जिद है, सारी सारी बात कबूल है। वो हैं लेखक और निर्देशक सुपर्ण वर्मा। तो सुनिए बॉम्बे टॉकीज 14 फरवरी शनिवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली और हम बात कर रहे थे ईमानदारी की। ईमानदारी, एक हमारी सखी ने लिखा है कि ईमानदारी सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये चरित्र, व्यवहार और जीवन के सभी पहलुओं में ईमानदारी का एक व्यापक गुण है। बिल्कुल सही लिख रही है ये व्यक्ति की नीयत, सत्य के प्रति समर्पण और नैतिक सिद्धांतों का पालन भी है, जो भरोसेमंद रिश्तों, मानसिक शांति और दीर्घकालिक सम्मान का निर्माण करती है। बहुत बार गलतियां होने पर लोग झूठ बोलते हैं, पर अगर ईमानदारी से कोई अपनी गलती को स्वीकार कर ले तो क्षमा के योग्य है। उसमें सबसे बड़ी भूमिका चरित्र की होती है। अगर चरित्र आपका कमजोर है तो बार बार झूठ बोलना पड़ता है, बार बार बेईमानी, बार बार छल करना पड़ता है। इसलिए बेहतर होता है कि अगर कहीं कोई चूक हो जाती है, उस चूक को स्वीकार करके माफी मांग लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और ममता जी देखिए, व्यंजन की बात चली तो हमारी साथियों ने लिखकर भेजा है। एक तो लिखती हैं कि बेसन से क्या चीज नहीं बन सकती, मतलब क्या क्या नहीं बन सकता है, ये पूछे कि क्या नहीं बन सकता। नाश्ते के लिए चीला, सब्जी, मीठा हलवा, लड्डू, कड़ी पकौड़े और अपनी सुंदरता के लिए उपटन भी हम लोग बेसन से लगा सकते हैं, इन्होंने लिखा है। लेकिन एक हमारे साथी लिखते हैं बेसन के सेव बनाने की रेसिपी, जिसमें लिखते हैं 1 कप तेल, 1 कप पानी, आधा चम्मच काला नमक, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच सादा नमक, आधा चम्मच हींग,
बेसन बनाने के लिए एक बॉल में हम जितना तेल उतना ही पानी लें, मतलब 1 कप तेल लिया है तो सामने 1 कप पानी डालें और उसमें बीट कर लें। ब्लेंडर डालकर बीट करें जिससे उसका कलर एकदम बदल जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। अब दूसरे बर्तन में बेसन डालें और उसमें मसाले जो आपने लिए, काला नमक, सादा नमक, लाल मिर्च पाउडर, हींग मिक्स करें। अब जो घोल बनाया था उस तेल और पानी को वो हम आटे में डालते जाएंगे और आटा गूंथते जाएंगे और एकदम सॉफ्ट आटा गूंदें, मसलते जाएं। इस तरह से आटा तैयार करें कि 10 मिनट के लिए आप उसको तैयार करके उसको 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दें। सेव के साँचे में चिकनाई लगाएं घी की और चकली डालकर, आटे को डालकर उसमें जो चकली का सेव बनाने का साँचा रहेगा उसमें डाल करके आप उसके निकाल लें सेव। फिर गरम तेल में बेसन के सेव बना लेंगे, यानी तेल आपको गरम करना है और सांचे में जो आपने आटा गूंथा था वो डाल के सेव बनाने हैं। धीमी आंच पर उसे तलना है, बीच में अच्छी तरह से तल जाए, कच्चा ना रहे। इस तरह से कुरकुरे और क्रिस्पी बेसन के सेव तैयार कर लें। बेसन सेव गर्म होंगे तभी ऊपर से हींग और काला नमक को मिक्स करके छिड़के, इन्होंने कहा। और ईमानदारी से खाएं, बिल्कुल, मतलब ईमानदारी से छुपा के नहीं खाएं। मतलब ये जो बेसन की चीजें बनाने की बातें हम बता रहे हैं, ऐसा ना हो कि घर जाके गुपचुप बना के खा लें। सबको बता दीजिएगा बेसन के लड्डू भी बनते हैं, तो जब भी बनाइएगा तो ईमानदारी से बता दीजिएगा। अब हमारे एक श्रोता ने ये बात लिखी है कि ईमानदारी मेरे विचार से सिर्फ हमारे कार्य क्षेत्र या हमारे अध्ययन के समय ही नहीं होनी चाहिए, ईमानदारी हर एक्टिविटी में होनी चाहिए, खाने में भी होनी चाहिए। और हमें इस संसार में रिश्ते निभाने के लिए भेजा गया है, तो हम रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए भी आवश्यक है ईमानदारी। पति पत्नी को अपना रिश्ता ईमानदारी से निभाते हुए बच्चों का पालन पोषण करना चाहिए। बच्चों को भी ईमानदारी से अपने दायित्व निभाना सिखाना चाहिए। भाई सिखाते तो सभी माँ बाप अच्छी बातें हैं, लेकिन कई बार बच्चे भटकते हैं, तो उनको भी अपने मतलब उनको इस तरह से संभालें कि वो बिगड़ने ना पाए। और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि ईमानदार सच्चाई, निष्ठा और सही काम करने का गुण है जो आत्मविश्वास, मन की शांति और अच्छे रिश्ते दिलाती है। भले ये मुश्किल लगे, लेकिन क्योंकि ये व्यक्ति को साहसी बनाती है, दूसरों का विश्वास जीतती है और भ्रष्टाचार से दूर रखकर एक बेहतर समाज और सरल जीवन का मार्ग प्रशस्त करती है, जो कि सच्ची सफलता और संतुष्टि की नींव है। क्योंकि ये बात सही लिख रहे हैं कि अगर आप ईमानदारी से जीते हैं तो शान से जिएंगे और सीना तान के जिएंगे, लेकिन झूठ बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे। डर डर के जीने से क्या फायदा। देखिए, एक ईमानदारी से हम एक बेसन की बर्फी बता दें, बेसन नारियल की बर्फी हमारे साथी ने लिखकर भेजी है। ईमानदारी से बना के खिला भी दीजिएगा। अब तो आपको प्रोग्राम के बाद पता चलेगा क्योंकि हमने छुपा के रखा है। जी बताइए। मेहमानों के स्वागत में बेसन से बनने वाली स्वादिष्ट मिठाइयों में से एक और रेसिपी यहाँ दी गई है। आपको बस इतना करना है कि बेसन को कद्दूकस किए हुए नारियल के साथ घी में सुनहरा होने तक भून लेना है। धीरे धीरे चीनी डालें। इस मिश्रण को तब तक पकाएं जब तक कि गाढ़ा ना हो जाए। पैन के किनारों पर चिपकना ना बंद हो जाए। इसे घी से चिकना करें। ट्रे जो एक थाली रहेगी उसको घी डाल के चिकना कर लें और उसमें सारी चीजें डाल दें, जमा लें और बर्फी काट के आप खाएं और खिलाएं और गाना सुनाएं। मिठास घुल जाएगी। और अब ये गाना हमें ना निहारो, हमरी ये प्रीत नई, चांद सा मुखड़ा क्यों शर्माया, चांद सा मुखड़ा क्यों शर्माया, आँख मिली और दिल घबराया, चांद सा मुखड़ा क्यों शर्माया, आँख मिली और दिल घबराया, चांद सा मुखड़ा क्यों शर्माया। चंचल नैना एक झलकी दिखला के, झुक गए चंचल नैना एक झलकी दिखला के, बोलो गोरी क्या रखा है पलकों में छुपा के, तुझको रे सांवरिया तुझसे
चांद सा मुखड़ा क्यों शर्माया। आँख मिली और दिल घबराया। चांद सा मुखड़ा क्यों शर्माया। भीगे नजारे करते हैं इशारे, ये भीगे नजारे करते हैं इशारे। मिलने की ये रुत है गोरी, दिन है हमारे। सुन लो पिया प्यारे क्या कहते हैं तारे। सुन लो पिया प्यारे क्या कहते हैं तारे। हमने तो बिछड़ते देखे कितनों के प्यारे। कभी ना अलग हुई काया से छाया। चांद सा मुखड़ा क्यों शर्माया। इंसान जाग उठा फिल्म का गाना था। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें थी। शैलेंद्र के बोल थे, सचिन देवर्मन का संगीत था। और अब घड़ी की ओर जरा देखिए, बिल्कुल भी वक्त नहीं कि कुछ बोले बतियाएं या गाना सुनवाए, तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और मंजरी वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली।